देवगढ़ नामक एक छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कलकल करती नदियां और हरी भरी वादियां इस गांव को स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाती थीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य और सदियों पुरानी दहशत छिपी हुई थी। गांव के बुजुर्ग एक चुड़ैल की कहानी सुनाते थे, जिसे खुल्फी वाली चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि वो पूर्णिमा की रातों में प्रकट होती थी और उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो अकेले घूमते थे या बुरी आत्माओं को छेड़ते थे। उसकी पहचान उसकी बर्फीली ठंडी सांस और उसके हाथों में हमेशा रहने वाली एक रहस्यमय खुल्फी थी। कई पीढ़ियों से देवगढ़ के लोग इस चुड़ैल के डर से जीते थे। सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को उसकी कहानियां सुनाकर डराया जाता था ताकि वे रात में शरारत न करें। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो साहसी और निडर स्वभाव का था और इन पुरानी कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो चीख इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। चांद की धुंधली रोशनी में उसने एक भयानक औरत को देखा। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ लंबे और टेढ़े थे। उसके बगल में एक छोटा सा प्राणी खड़ा था जिसकी आंखें भी उसी तरह चमक रही थीं। वीरेंद्र समझ गया कि ये वही चंद्रा और उसका बच्चा है जिसके बारे में गांव के लोग बताते थे। चंद्रा ने वीरेंद्र को देख लिया था। उसने एक भयानक गर्जना की और उसकी ओर बढ़ी। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन गोली चंद्रा को छूकर निकल गई। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। वो और भी तेजी से वीरेंद्र की ओर दौड़ी। वीरेंद्र डर गया और जान बचाने के लिए भागा। उसने कभी इतनी भयानक चीज नहीं देखी थी। उस रात के बाद वीरेंद्र का भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया। वो गांव वापस गया और लोगों को बताया कि उसने सच में चंद्रा और उसके बच्चे को देखा है। गांव के लोग डर से और भी ज्यादा सहम गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनका अंत करीब है। लेकिन वीरेंद्र हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस चुड़ैल और उसके बच्चे से लड़ेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वे सब मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। शुरू में गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन वीरेंद्र के साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर उनमें भी हिम्मत आई। उन्होंने वीरेंद्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक जाल बिछाने का फैसला किया। अगली पूर्णिमा की रात को जब चंद्रा और उसका बच्चा हाँ, हम सच कह रहे हैं। चंद्रा ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी कम हो गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे तो मैं इस घाटी को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक खतरनाक चुड़ैल इस तरह से मान जाएगी। वीरेंद्र ने कहा, हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे। हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। चंद्रा ने जाल की ओर देखा। उसने अपने बच्चे को एक आखिरी बार प्यार से देखा। फिर उसने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और हवा में गायब हो गया। उसकी जगह पर जाल में सिर्फ उसका बच्चा रह गया। वो अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की चमक भी शांत हो गई थी। वीरेंद्र और गांव के लोग डरते डरते जाल के पास गए। उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला। वो छोटा और कमजोर लग रहा था। वीरेंद्र ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसने महसूस किया कि बच्चे का दिल धड़क रहा है। वो जिंदा था। गांव के लोगों ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे प्यार और देखभाल दी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और एक साधारण इंसान बन गया। उसे कभी भी अपनी माँ की भयानक शक्तियों का एहसास नहीं हुआ। कान्हा घाटी से चंद्रा की दहशत हमेशा के लिए मिट गई। लोग अब रात में बिना डर के बाहर घूम सकते थे। घाटी फिर से शांत और सुंदर हो गई। वीरेंद्र उस बच्चे का पालन पोषण करने में मदद करता रहा। उसने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। गांव के लोग कभी भी चंद्रा और उसके बच्चे की कहानी नहीं भूले। ये कहानी उन्हें याद दिलाती रही कि नफरत और दर्द किसी को भी राक्षस बना सकते हैं, लेकिन प्यार और करुणा सबसे बड़ी बुराई को भी हरा सकती है। और वीरेंद्र, वो हमेशा उस रात को याद करता रहा जब उसने एक खतरनाक चुड़ैल का सामना किया था और उसे प्यार और करुणा की शक्ति दिखाई थी। वो जानता था कि उसने न सिर्फ एक गांव को बचाया, बल्कि एक माँ की आत्मा को भी शांति दिलाई थी। कान्हा घाटी में अब डर की जगह शांति और उम्मीद ने ले ली थी और उस बच्चे को, जो कभी दहशत का प्रतीक था, अब प्यार और अपनेपन के साथ याद किया जाता था। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक चेतावनी और एक उम्मीद की किरण बनकर। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अर्जुन शहर में पला बढ़ा था और कुछ साल पहले ही अपने दादाजी की मृत्यु के बाद गांव लौटा था। उसे गांव की शांति और प्रकृति से प्यार था, लेकिन वो यहाँ के लोगों के अंधविश्वास और डर को समझ नहीं पाता था। एक पूर्णिमा की रात गांव में एक मेला लगा हुआ था। अर्जुन भी मेले में घूम रहा था, लोगों की भीड़ और रंगीन रोशनी में खोया हुआ। देर रात तक वो घर नहीं लौटा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पूर्णिमा की रात और चुड़ैल की चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था।
जब मेला खत्म हुआ और सड़कें सुनसान हो गईं, तब अर्जुन अकेले अपने घर की ओर चल पड़ा। चांदनी रात में गांव और भी शांत और रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी आकृतियां बना रही थीं। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पास से बर्फीली सांस ली हो। अर्जुन रुक गया और चारों ओर देखा। सब शांत था, सिवाय हवा में सरसराती पत्तियों की आवाज के। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है और वो आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के पंडित रामलाल ने अर्जुन को कुछ तांत्रिक वस्तुएं दी और कुछ मंत्र बताए जो उसे चुड़ैल से बचाने में मदद कर सकते थे। उन्होंने उसे ये भी बताया कि चुड़ैल पूर्णिमा की रातों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। अर्जुन ने पंडित रामलाल का आशीर्वाद लिया और चुड़ैल के रहस्य का पता लगाने और उसे हराने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव के पुराने लोगों से चुड़ैल के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि चुड़ैल अक्सर गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और वीरान मंदिर के आसपास दिखाई देती थी। अर्जुन ने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। एक और पूर्णिमा की रात आई। अर्जुन ने पंडित रामलाल द्वारा दी गई तांत्रिक वस्तुओं को अपने साथ लिया और उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। रात अंधेरी थी और हवा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जैसे जैसे अर्जुन मंदिर के करीब पहुंच रहा था, उसे वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वो कर्कश हंसी सुनाई दी। उसका दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। मंदिर खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और छत गिर गई थी। चांद की रोशनी में मंदिर और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। सब शांत था, सिवाय हवा में सरसराती आवाज के। अचानक उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो मंदिर के एक कोने में खड़ी थी। वो खुल्फी वाली चुड़ैल थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके हाथ में वो रहस्यमय कुल्फी थी जो चांदनी में चमक रही थी। चुड़ैल ने अर्जुन को देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने पंडित रामलाल द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अपनी जेब से तांत्रिक। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव अपनी शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस शांति पर तब ग्रहण लग गया, जब जंगल के अंदर एक पुरानी और भयानक चुड़ैल ने अपना ठिकाना बना लिया। चुड़ैल, जिसका नाम कमली था, देखने में जितनी बूढ़ी और कमजोर लगती थी, उतनी ही वो अंदर से दुष्ट और शक्तिशाली थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थी और उसकी हंसी किसी ठंडी रात में चीखती हुई हवा की तरह भयानक थी। कमली को लोगों को परेशान करने और उन्हें दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता था। शुरुआत में गांव में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का दूध फट जाता तो किसी की फसल अचानक सूख जाती। बच्चों को रात में डरावने सपने आते और जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगते। लोगों ने इन घटनाओं को मामूली समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी और उनका स्वरूप भयानक होता गया। रात में गांव के बाहर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर से हंसने की। कुछ लोगों ने जंगल के पास एक बूढ़ी औरत को घूमते हुए देखा, जिसकी शक्ल भयानक थी और जो हवा में गायब हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात की और उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उस चुड़ैल कमली का काम है, जो जंगल में आकर बस गई है। डर के मारे गांव के लोग अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे। शाम ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। गांव में एक बहादुर और समझदार युवक रहता था, जिसका नाम वीरू था। वीरू किसी भी मुश्किल में पीछे नहीं हटता था। उसने गांव के लोगों को डरे हुए देखकर फैसला किया कि वो इस चुड़ैल का सामना करेगा और गांव को इस मुसीबत से बचाएगा एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, वीरू ने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन अपने गांव के लोगों की सुरक्षा का ख्याल उसे मजबूत बनाए हुए था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं और दूर कहीं किसी जानवर के कराहने की आवाज आ रही थी। वीरू धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसकी तलवार उसके हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी। काफी देर चलने के बाद वीरू को एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के आसपास अजीब सी उदासी छाई हुई थी और उसमें से एक धुंधला प्रकाश निकल रहा था। वीरू समझ गया कि यही चुड़ैल कमली का ठिकाना है। उसने सावधानी से झोपड़ी के पास जाकर अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत आग के सामने बैठी हुई थी। उसकी लंबी और टेढ़ी उंगलियां किसी अजीबोगरीब किताब के पन्ने पलट रही थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। यही कमली थी। वीरू ने बिना डरे झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमली ने अचानक उसे देखकर अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य और फिर भयानक गुस्सा दिखाई दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कमली की आवाज कर्कश और डरावनी थी। मैं रामपुर गांव का वीरू हूँ। मैं यहाँ तुम्हें रोकने आया हूँ। चुड़ैल, तुम मेरे गांव के लोगों को बहुत परेशान कर चुकी हो। वीरू ने अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। कमली जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी।
एक मामूली इंसान मुझे रोकेगा? तुम नहीं जानते कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। ये कहकर कमली ने अपनी किताब बंद की और खड़ी हो गई। उसकी शक्ल पल भर में बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। वो अब एक भयानक हराना आसान नहीं है। उसने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल को हराने के कुछ उपाय सुने थे। उनमें से एक उपाय था चुड़ैल की शक्ति का स्रोत ढूंढना और उसे नष्ट करना। वीरू ने ध्यान से देखा और उसे झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना और अजीबोगरीब दिखने वाला ताबीज दिखाई दिया। उसे शक हुआ कि यही चुड़ैल की शक्ति का केंद्र हो सकता है। जब चुड़ैल उस पर हमला करने के लिए नीचे उतरी, तो वीरू तेजी से उस ताबीज की ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। जैसे ही वीरू ने ताबीज को अपने हाथ में लिया, चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर हवा में कांपने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वीरू ने बिना देर किए उस ताबीज को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ताबीज के टूटते ही एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल कमली जमीन पर गिर पड़ी। उसकी भयानक रूपरेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वो राख के ढेर में बदल गई। जंगल में शांति छा गई। वीरू जानता था कि उसने अपने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वीरू गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोगों को जब रात की घटना का पता चला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने वीरू का स्वागत हीरो की तरह किया और उसके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद रामपुर गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोगों ने वीरू को हमेशा याद रखा और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। और जंगल में उस चुड़ैल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। चुड़ैल की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसकी बर्फीली सांस अर्जुन को कमजोर कर रही थी और उसकी उंगलियों के स्पर्श से उसे दर्द हो रहा था। लेकिन अर्जुन भी हार मानने वाला नहीं था। उसके मन में गांव के लोगों को बचाने का दृढ़ संकल्प था। लड़ाई के दौरान अर्जुन ने देखा कि चुड़ैल अपनी खुल्फी को कभी नहीं छोड़ती थी। वो उसे अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारी थी। अर्जुन ने एक चाल चली। उसने एक पत्थर उठाकर चुड़ैल के दूसरी ओर फेंका। चुड़ैल का ध्यान उस ओर गया और अर्जुन को उसकी खुल्फी छीनने का मौका मिल गया। अर्जुन ने तेजी से चुड़ैल के हाथ से खुल्फी छीन ली। चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। उसकी शक्ति कम होने लगी थी। अर्जुन ने उस रहस्यमय खुल्फी को ध्यान से देखा। वो ठंडी और चिकनी थी और उसमें एक अजीब सी काली ऊर्जा महसूस हो रही थी। पंडित रामलाल ने बताया था कि इस खुल्फी को नष्ट करने के लिए इसे पवित्र अग्नि में जलाना होगा। अर्जुन जानता था कि मंदिर के बाहर एक हवन कुंड है जो सदियों से वीरान पड़ा है। अर्जुन चुड़ैल से बचते हुए हवन कुंड की ओर भागा। चुड़ैल कमजोर हो गई थी लेकिन वो अभी भी उसका पीछा कर रही थी। अर्जुन ने हवन कुंड देवगढ़ में सूखी लकड़ियां रहती थी और पंडित रामलाल द्वारा दी गई पवित्र अग्नि से उन्हें जला कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वह जानना चुड़ैल हवन कुंड की चुड़ैल कौन है तो अर्जुन ने उस रहस्य में उस रहस्यमय खुल्फी का क्या रहस्य है। एक अर्जुन ने गांव के सबसे चुड़ैल का शरीर धुएं के एक बादल में बदल गया और धीरे धीरे रामलाल गांव के इतिहास रहस्यमय खुल्फी आग के बारे में गई बहुत और उसकी काली ऊर्जा जब अर्जुन पंडित रामलाल के घर गांव अब चुड़ैल के आतंक से जमे व्यस्त था। अर्जुन ने थोड़ी देर इंतजार किया। सूरज निकला फिर उन्हें प्रणाम करके लोगों ने रात की नई शांति बारे में बताया। पंडित रामलाल ने हवा में अर्जुन की कहानी को ध्यान से गांव का हीरो बन की आंखें चिंता से भरे उसका स्वागत किया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पंडित रामलाल ने उसे आशीर्वाद वाली चुड़ैल को देख लिया है। ये एक गांव पुरानी और शक्तिशाली से बचाया है। अर्जुन ने गांव के लोगों को समझाया कि डर लेकिन उसने काले जादू से दूर रहना शक्तियों का सहारा लिया जिसके कारण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। पूछा, धीरे धीरे जी देवगढ़ गांव फिर से क्या रहस्य और शांत हो गया। उसे हमेशा अपनी रात में बिना डर के बाहर खेलने लगे। रामलाल ने कहा, लोगों ने पुरानी कहानियों उसकी आत्मा का एक हिस्सा कैद है। जब तक वो खुल्फी उसके पास है उसे पूरी तरह से नष्ट करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि वो खुल्फी किसी जमाने में एक पवित्र वस्तु थी लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी काली शक्तियों से भ्रष्ट कर दिया। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इस चुड़ैल से बचने का कोई तरीका नहीं है। पंडित रामलाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक तरीका है लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस खुल्फी को चुड़ैल से छीनना होगा और उसे नष्ट करना होगा लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत साहस और शक्ति की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं कोशिश करूंगा पंडित जी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। समय के साथ साथ सब लोग भूल जाते हैं। कुछ साल बाद हीरा ठाकुर के बेटे का जन्म होता है और वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसा ही समय बीत जाता है और उसका बेटा 27 साल का हो जाता है। उसका बेटा बड़ा होकर गाँव आता है और हीरा ठाकुर उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढता है। वो बहुत लोगों से बातचीत करता है लेकिन कोई भी बात अपनी बेटी हीरा ठाकुर के बेटे के साथ करवाना नहीं चाहते थे। रात को अपनी सहेली को ये सारी बात बताती है। इस बार रूम में आती है तो उसे घड़ी यहीं मिलता है। उसकी सहेली कहती है, घड़ी यहीं था। पहले तो सुधा मना कर देती है लेकिन जंगल से वो वापस आते ही घड़ी यहीं पे था। समय के साथ साथ सुधा सब कुछ भूल जाती है और अपने पढ़ाई में मन लगाने लगती है। एक दिन और यश वे सब रात को घूमने का प्लान बनाते हैं लेकिन सुधा मना कर देती है। लेकिन तब बोलते हैं कि इस बार सब उसके साथ रहेंगे और ध्यान देंगे।
जंगल की ओर जाते हैं। देखते हैं थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है।